नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सत्येंद्र तिवारी आप लोगों के समक्ष एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है बेल। दोस्तों, क्रिमिनल लॉ के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेल। इस बेल के बारे में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्रमबद्ध तरीके से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, बेल जानने से पहले हम ये जानें कि ऑफेंसेस कितने तरीके के होते हैं। दोस्तों, ऑफेंसेस दो तरीके के होते हैं। पहला होता है बेलेबल ऑफेंस, दूसरा नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस का मतलब वो है जो जमानती अपराध, यानी पुलिस स्टेशन में अगर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज है और पुलिस वाला आपको बुलाता है पुलिस स्टेशन के अंदर, तो पुलिस वाला उसी थाने के अंदर ही उस व्यक्ति से जो भी मुचलका लेने देने के बाद उसको वहीं से जाने देगा। और नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर क्या होता है दोस्तों? नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर पुलिस वालों के पास कोई अधिकार नहीं होता है किसी को रिलीज करने का। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस अगर कोई व्यक्ति उस तहत अगर उसकी गिरफ्तारी होती है या वो गिरफ्तारी से पहले उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, तो उसमें सारा जो डिस्क्रिशन होगा वो कोर्ट में जज के पास होगा, उसमें पुलिस के पास कोई राइट्स नहीं होंगे। तो दोस्तों, ऑफेंस के बारे में मैंने डिटेल बताई है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं बेल, और जो मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो दोस्तों, बेल जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली बेल होती है एंटीसिपेटरी बेल, यानी अग्रिम जमानत, और दूसरी होती है रेगुलर बेल। अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, अग्रिम जमानत वो होती है अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ पुलिस थाने के अंदर कोई एक ऐसी एफआईआर दर्ज हो सकती है जो नॉन बेलेबल ऑफेंस नेचर की होती है या नॉन बेलेबल ऑफेंस की नेचर की है, अगर उसको लगता है, या एफआईआर दर्ज हो चुकी है पुलिस थाने के अंदर, तो एक व्यक्ति अगर उसका रुतबा या समाज के अंदर कोई ऐसी चीज है, उसको लग रहा है कि हाँ मैं अरेस्ट हो सकता हूं, तो वो अपनी अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल जो 438 439 सीआरपीसी के तहत होती है, वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। कहां पे? एंटीसिपेटरी बेल जो होती है दोस्तों, वो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर ही लगा सकता है। वो उसमें सेशन कोर्ट के नीचे वो एप्लीकेशन को नहीं लगा सकता, वो सेशन और हाई कोर्ट में ही लगेगी। और रेगुलर बेल जो होती है, रेगुलर बेल वो ट्रायल कोर्ट में भी लगाई जा सकती है, सेशन में भी लगेगी और हाई कोर्ट में भी लगेगी। वो नॉर्मल बेल है। रेगुलर बेल जब लगाते हैं जब किसी को कन्विक्ट घोषित कर दिया जाता है, यानी अपराध सिद्ध हो जाता है और वो जेसी में चला जाता है, तब जाकर के उसकी रेगुलर बेल लगती है। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि एंटीसिपेटरी जो बेल होती है उसका प्रोसीजर क्या है। मैं अपने जूनियर एडवोकेट भाइयों को भी मैं बताने चाहता हूं इस वीडियो के थ्रू कि उसका प्रोसीजर क्या है, उसकी फाइलिंग कैसे होगी। और उसके बाद एंटीसिपेटरी बेल में लोग के पास एक मिथ भी है कि ये कोई टाइम पीरियड के लिए, कोई टाइम फ्रेम के लिए भी होता है। तो दोस्तों, मैं बता देता हूं, एक जजमेंट है जिसमें कृष्ण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स में, ये 2022 का ही जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया है कि एंटीसिपेटरी बेल अगर किसी की अलाउ होती है तो वो जब तक ट्रायल चलेगा, जब तक वो कन्विक्ट नहीं होगा वो व्यक्ति, तब तक के लिए वो एंटीसिपेटरी बेल जो है वो अलाउ रहती है। अगर पुलिस वाला आपके पास आता है तो आप जो है कोर्ट के ऑर्डर उसको आप दिखा करके ये बता सकते हो कि देखिए जी, कोर्ट के द्वारा मुझे मेरी बेल ग्रांट है, मुझे बेल अलाउ है, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। पर एंटीसिपेटरी बेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप पुलिस की कार्रवाई को बाधित करेंगे। अगर कोर्ट आपको बेल देती है तो बेल देने की कुछ शर्तें भी होती हैं। बेल देने के टाइम कोर्ट आपको बाउंड कर सकती है कुछ शर्तों से। आप जो भी ट्रायल चलेगा, जो भी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, पुलिस के द्वारा जो भी कार्रवाई होगी, आप उसमें पूरी तरीके से आपको इन्वॉल्व या फिर पुलिस की कार्रवाई का सहयोग करना पड़ेगा। अगर आप पुलिस की कार्रवाई का सहयोग नहीं करते हैं तो आपकी जो एंटीसिपेटरी बेल है वो निरस्त हो जाएगी। अब दोस्तों, मैं आपको एप्लीकेशन जो होती है एंटीसिपेटरी बेल की 438 439 की एप्लीकेशन जो है उसमें किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को बनाया जाता है, मैं अपने जूनियर एडवोकेट्स भाइयों को और जो आम लोग जो एंटीसिपेटरी बेल अलाउ करते हैं या अलाउ करवाना चाहते हैं या जो कोर्ट के अंदर एप्लीकेशंस लगा रहे हैं, मैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि फॉर्मेट कैसे तैयार होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। बेल एक ऐसी चीज़ है, अगर किसी के घर का व्यक्ति
अरेस्ट होना जा रहा है, किसी के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गया है, तो वो बेल लगाना चाहता है, वो कितनी बड़ी बात है किसी के फैमिली के लिए अगर कोई व्यक्ति जेल जाने वाला है। ये बेल सही माने में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे ऊपर जो इस एप्लीकेशन के फॉर्म में जो सबसे ऊपर लगती है होती है केस इन्फॉर्मेशन फॉर्म। केस इन्फॉर्मेशन फॉर्म के अंदर वो जो एक्यूज्ड है, अगर किसी केस के अंदर 1 अक्यूज हैं, 2 अक्यूज हैं, 4 अक्यूज हैं, 6 अक्यूज हैं, तो दोस्तों सबकी अलग अलग एप्लीकेशंस लगेंगी। इसकी सबकी सेपरेट एप्लीकेशंस लगती हैं केस इन्फॉर्मेशन फॉर्म के अंदर। उसमें उस व्यक्ति की सारी डिटेल्स और वर्सेस स्टेट, जो भी स्टेट के विरुद्ध, अगर क्योंकि ये क्रिमिनल केस है तो इसमें स्टेट के विरुद्ध ही केस होगा। दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, एंटीसिपेटरी बेल SC/ST एक्ट में अलाउ नहीं होती है। एंटीसिपेटरी बेल जो है वो SC/ST एक्ट के अंदर नहीं आपको मिल सकती है। तो आप ये भी देख लें कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें SC/ST एक्ट जो है वो है ही नहीं, तो आप वहाँ पे तो इस बेल को लगा ही नहीं सकते हैं। बट जिस स्टेट के अंदर ये है, और अगर आपको पता है कि ये इस तहत का मुकदमा है, SC/ST का मुकदमा है, तो उसमें आप अग्रिम जमानत लगाने का कोई मतलब बनता ही नहीं उसमें। तो दोस्तों, इसके बाद अगर आप केस इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद जो आती है आपकी मेन एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें आता है पर्टिकुलर एंड द डॉक्यूमेंट्स टू बी गिवन विद बेल एप्लीकेशंस। जो भी आप इसके साथ एप्लीकेशंस के साथ जो भी इसके साथ डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, वो इसमें संकलन करना होता है आपको। पूरी की पूरी एप्लीकेशंस के अंदर आपको मेंशन करना होगा, जिसमें वेदर द एप्लीकेशन इज अंडर सेक्शन 438 और 439 ऑफ CRPC। उसमें दूसरे नंबर पे होगा वो FIR नंबर विद डेट। इसमें FIR नंबर विद डेट, ऑफेंस मेंशन इन FIR, पुलिस स्टेशन एंड डिस्ट्रिक्ट, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मेंशन करना होगा। अगर क्योंकि आप एंटीसिपेटरी बिल लगा रहे हैं तो इसमें अरेस्ट तो है नहीं, तो इसके अंदर आपको डेट ऑफ अरेस्ट और ईच एप्लीकेंट तो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। पर दोस्तों, इसमें अब आपको मैं बता देता हूँ कि जब इसके बाद जो नेक्स्ट पेज आता है वो आता है मेमो ऑफ पार्टीज। मेमो ऑफ पार्टीज मीन्स ये कि आपको जो भी एक्यूज जिसकी आप बेल लगा रहे हो उसमें उसकी पूरी डिटेल, फुल एड्रेस और पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। देन इसके बाद आता है एप्लीकेशन। दोस्तों, मैं एप्लीकेशंस के कुछ ऐसे मेन टॉपिक्स आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। मैं इन जनरल ये वीडियो उन सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि बेल के बारे में उन सब लोगों को, जो आम जनता, उन सबको पता हो, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश किसी न किसी व्यक्तियों को आपस में, या ऐसी घटनाएं जो हमारे समाज के अंदर होती रहती हैं, तो लोगों को किसी न किसी वजह से कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना पड़ता है और वहाँ उन लोगों को इस कंडीशन को फेस करना पड़ता है। तो लोगों को, आम जनता को इन वीडियो के द्वारा, इन हमारी जानकारियों के द्वारा अगर कुछ किसी तरीके से कानूनी सहायता या मदद मिलती है, जिससे वो अपने हिसाब से भी तैयारी कर सकते हैं। अगर वकील साहब के थ्रू वो कोर्ट में जा तो रहे हैं, पर अपनी बेसिक तैयारियां वो कर सकें, वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो उनकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको वो कहीं ना कहीं अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रख करके, या वो डॉक्यूमेंट्स को खुद भी बता सके कि वकील साहब आपने ये डॉक्यूमेंट्स मेरे आपने अटैच किए हैं कि नहीं किए हैं, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इसके साथ संकलन होने चाहिए, आपने संकलन किए हैं कि नहीं किए हैं, या अटैच किए हैं या नहीं किए। आपको अपने बारे में भी जानकारी होना उतना ही जरूरी है जितना किसी और को, क्योंकि अगर आपका कोई केस होता है या कोई आपके ऊपर मुकदमा होता है तो उसके बारे में आपको भी पूरी जानकारी, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों, एप्लीकेशन के अंदर ये होता है, अगर वो बेल, पहली बेल लगा रहे हैं, दूसरी बेल लगा रहे हैं, तीसरी बेल लगा रहे हैं, तो उसके अंदर आपको मेंशन करना होगा अंडर सेक्शन 438 द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 फॉर द ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल टू द एप्लीकेंट और पिटिशनर। दोस्तों, इसके बाद होता है कि जो द डिटेल फैक्ट्स, और इसके अंदर एप्लीकेशंस के अंदर वो सारी चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ेगी। आप किसी चीज़ को हाइड नहीं कर सकते हैं। आपका जो क्लाइंट है या आपके जो भी इसके अंदर पिटिशनर है, उसने जो भी क्राइम किया है, जिसके खिलाफ आपको लगता है कि हाँ जिस वजह से वो अरेस्ट हो सकता है, उसमें पूरी की पूरी डिटेल, द फैक्ट्स, डिटेल्स एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस आर सेट आउट हियर बाय बिलो ऑफ द काइंड कंसिडरेशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। ऑनरेबल कोर्ट के पास दैट द पिटिशनर वाज, जो भी कंडीशंस थी इसकी, जो भी इंफॉर्मेशंस थी, वो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी उस एप्लीकेशन के अंदर मेंशन करनी होगी। कोई चीज़ आप हाइड नहीं कर सकते। दोस्तों, इसके बाद अगर आप एप्लीकेशन लगाते हैं, उसमें पूरा फैक्ट्स के साथ में आप इसका एफिडेविट इसके साथ संकलन करें कि जो भी कंडीशंस हैं, मैं इसके लिए एग्री करता हूं कि अगर कोर्ट मेरी इस बेल को अलाउ करता है तो कोर्ट जो भी कंडीशंस रखेगी मैं उसको मानने के लिए तैयार हूं, मैं बाध्य हूं उस चीज़ के लिए। बस
कोर्ट को ये ही चीज आपको एश्योर करना है कि अगर आपको इस कंडीशन में कोर्ट आपको बेल देती है तो आप किसी भी कार्रवाई को, पुलिस की किसी भी कार्रवाई को आप इंटरप्ट नहीं करेंगे। कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा या कोर्ट आपको जो भी शर्तें देगी वो आप उसको मानेंगे। इसके साथ वो फुल एफिडेविट आपको संकलन करना पड़ेगा। दोस्तों इसके बाद ये भी चीज़ समझिए कि अगर आप एप्लीकेशन लगाते हैं, एप्लीकेशन के बाद अगर आप पहली बेल लगा रहे हैं या दूसरी बेल लगा रहे हैं, एग्जाम्पल के रूप में अगर आप सेकेंड बेल लगा रहे हैं तो आपको उस एप्लीकेशन के साथ में फर्स्ट बेल के ऑर्डर की कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी आपको इसके साथ लगानी पड़ेगी एप्लीकेशन में। जब भी आप एप्लीकेशन फाइल करें, बेल एप्लीकेशन, तो इसमें जो भी अगर आपकी प्रीवियस बेल है तो उस बेल की एप्लीकेशन की सर्टिफाइड कॉपी इस एप्लीकेशन के साथ संकलन करें और इसके अंदर वो सारी कंडीशंस विद एफिडेविट के साथ आप संकलन करें कि वो सारी चीजें, अगर कोर्ट कोई भी चीज हमें बॉन्ड करती है किसी चीज के लिए तो मैं उसके लिए लाइबल हूं या मैं उस चीज को एग्री करूंगा कि हाँ, अगर कोई कंडीशंस अगर कोर्ट लगाती है तो मैं उसको एग्री करूंगा हर एक कंडीशंस के अंदर। दोस्तों ये थी 438, 439 एंटीसिपेटरी बेल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी है ये जानना, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी अगर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है या दर्ज होने वाली है, अगर आपको ये लगता है कि हाँ ये एप्लीकेशन या कोई एफआईआर, चाहे एनसीआर हो या एफआईआर हो, वैसे एफआईआर के अंदर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉन अवेलेबल ऑफेंस जो है एफआईआर के तहत ही है जिसमें आप एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज समझ के चलिए, अगर एफआईआर दर्ज होने वाली है तो भी आप एंटीसिपेटरी लगा सकते हैं, अगर एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो भी आप लगा सकते हैं। अगर आपकी एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो जाती है, अगर आपकी रिजेक्ट हो जाती है तो दोस्तों आप चार्जशीट फाइल करते टाइम, अगर एक बार आपकी चार्जशीट फाइल होने से पहले अगर आपकी एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो गई है तो दोस्तों आप चार्जशीट फाइल होने के बाद दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई ये कहे कि नहीं आप जो बेल है उसको एक बार ही लगा सकते हैं या दो बार लगा सकते हैं, 4 बार नहीं दोस्तों, आप जितनी बार चाहें उतनी बार लगा सकते हैं बेल को, पर उसमें आप ग्रीवेंस कंडीशंस को भी देखकर एप्लीकेशन को लगाएं, अपनी बेल एप्लीकेशन को लगाएं। ऐसा नहीं है कि आज आपने बेल लगाई फिर आप कल बेल लगा दें, आप कंडीशन को समझें क्योंकि आप बेल ऑर्डर को भी उसके साथ संकलन करना होगा। जज को ये कंडीशन भी आपको सेटिस्फाई करवानी होगी कि आप जो बेल लगा रहे हैं उसमें नई कंडीशंस क्या ऐड ऑन हुई है, उसमें अगर चार्जशीट आ जाती है या फिर विटनेस के इसमें स्टेटमेंट्स हो जाते हैं या एक्यूज्ड के जो भी स्टेटमेंट्स हो गए तो उसके बाद आपको रिलीफ मिलने के चांसेस होते हैं। दोस्तों एंटीसिपेटरी में मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये ट्रायल कोर्ट के अंदर इसमें बेल नहीं लगती है, ये सीधा सेशन कोर्ट के अंदर या फिर हाई कोर्ट के अंदर ही बेल लगती है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शायद वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए, इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं ये चाहता हूँ लॉ से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हो मैं आप लोगों को वीडियो के द्वारा देता रहूँ। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।